साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, आप पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य विशेष। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के जो क्वेश्चन है वो आपको उत्तर प्रदेश के विभिन्न एग्ज़ामों में, चाहे वो एपीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश का ओवरऑल कोई सा भी एग्ज़ाम हो, प्लस अन्य एग्ज़ाम जहाँ इतिहास से संबंधित जो मोटे सवाल हैं वो सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक बेहतर कंटेंट है। अगर इसी कंटेंट पर आप काम करोगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। बहुत क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे यहाँ से संबंधित। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के और स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश के इतिहास में हमने एक हिस्सा कवर कर रखा है, उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। उसके हमने टेस्ट भी कराए हैं। ठीक है, आप जाके पीछे जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो आप पीछे क्लास अटेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ख़ास तरीके से अब हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का इतिहास। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का इतिहास, तो मध्यकाल की हम बात कर रहे हैं। तो मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास, हमारा मेन फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश पर है। फिर भी हम बता रहे हैं आपको बार बार कि जब हम उत्तर प्रदेश को भारत के इतिहास के समानांतर पढ़ेंगे तो वो जल्दी हमें समझ में आएगा, क्योंकि उसका एक सीक्वेंस बनता हुआ चला जाएगा। हमने आखिर में बात करी थी कि मोहम्मद गोरी ने तराइन का पहला युद्ध हार गया, दूसरा युद्ध जीता, उसके बाद में चंदावर का युद्ध जीता, और उसके बाद भारतीय शक्तियाँ जो थीं, भारत में शासन करने वाले लोग जो थे, सत्ताएं जो थी, वो छिन्न भिन्न हो गई। जब वो छिन्न भिन्न हो गई तो वो वापस जब गौर जारिया था लौट के, तो अपने एक गुलाम सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को वो साम्राज्य की कमान सौंपता है और भारत से वो चला जाता है। और वहाँ से स्टार्टिंग कहानी होती है दिल्ली सल्तनत की। तो उत्तर प्रदेश का इतिहास जो है मध्यकाल में आपको दो जगह से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। पहला नंबर आपको दिखाई देगा यहाँ से सल्तनत काल, पहला मिलेगा आपको सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत काल, और दूसरा आपको मिलेगा इसी पार्ट में मुगल काल। तो मुगल काल के दौरान और सल्तनत काल के दौरान ये दो हिस्से हैं। यहाँ पर दिल्ली सल्तनत है और ये मुगल काल है। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान उत्तर प्रदेश में जो क्या क्या चीज़ें, घटनाएं, कैसी घटनाएं घटी, किन किन चीज़ों का निर्माण हुआ, कौन कौन से राजवंश आए, किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाओं को अंजाम दिया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जब सल्तनत काल ख़त्म हो जाता है तो मुग़ल काल आता है, और मुग़ल काल के फेस में देखा जाएगा कि किस तरीके से आगरा को पूरी तरीके से डेवलप किया जाता है, किस तरीके से आगरा में मुग़ल सत्ताएं जो हैं वो काम करती हैं। ठीक है, और आगरा के आसपास के इलाकों में भी किस तरीके से उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं बदलती हैं, चेंज होती हैं मतलब। ठीक है, तो इन सब के बारे में सल्तनत काल की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बेटा। तो सल्तनत काल में सबसे पहला नाम आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखो, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये गुलाम वंश का संस्थापक है। गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहते हैं। तो गुलाम वंश या मामलूक वंश का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। हालांकि उसके दौर में, कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में उत्तर प्रदेश में कोई ज़्यादा काम या निर्माण का या कोई ऐसी घटना नहीं घटी। ठीक है, लेकिन जब हम इतिहास शुरू कर रहे हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो पहला दो चार बातें ऐबक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक था। तो यह गुलाम वंश का संस्थापक था। यह गुलाम वंश का संस्थापक था।
कौन बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो गुलाम वंश है ना, इस गुलाम वंश को एक और नया नाम देते हैं हम, मामलूक वंश। क्या कहते हैं? मामलूक वंश। तो किस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है? मामलूक वंश को गुलाम वंश भी कहते हैं, या गुलाम वंश को मामलूक वंश भी हम कहते हैं। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी वो लाहौर थी। और लाहौर कहाँ है? पाकिस्तान में। तो ऐबक की जो राजधानी थी बेटा वो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या उपनाम दिया गया है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है लाख बख्श। लाख बख्श, लाखों की बख्शीश करने वाला, मतलब वो लाखों का दान देने वाला था, इसलिए उसको लाख बख्श कहा गया है। कुतुबुद्दीन ने जब भारत में शासन करा तो कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण किया? कुतुबुद्दीन के समय में कौन कौन सी चीज़ों का निर्माण हुआ? तो एक आपने पढ़ा होगा 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 या 2.5 दिन का झोंपड़ा, ढाई दिन का झोंपड़ा कहाँ? अजमेर में। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कहाँ बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ थी? तो ये थी बेटा दिल्ली में। और एक तीसरा काम जो उसके समय में हुआ, वो तीसरा काम ये था, तीसरा काम बेटा ये था, कुतुब मीनार की नींव। कुतुब मीनार की नींव, कुतुब मीनार की जो नींव थी वो किसने रखी थी? ऐबक ने। कहाँ? दिल्ली में। अब क्या है, हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य विशेष, हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। एक्चुअल में क्या है कि ऐबक के समय में, है ना, ऐबक के समय में, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में उत्तर प्रदेश में कोई निर्माण का कार्य, कोई इस प्रकार की घटना उसके शासनकाल में नहीं देखी गई जो बड़ी हो, पेपर में आने लायक हो। इस वजह से हम जो है ऐबक की बात हमने बहुत शॉर्ट में कर ली है। शॉर्ट में हमने इसी वजह से करी है बेटा ऐबक की बात हमने, कि ऐबक जो है उसके संबंध में जो चीज़ें हैं वो उत्तर प्रदेश में देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। अगर हम ऐबक को भारतीय इतिहास के नज़रिए से पढ़ेंगे तो इतना नहीं पढ़ेंगे, ऐबक के बारे में बहुत बड़ी ब्रॉड जानकारी हमें ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी जैसा पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं या कोई लोकल एग्ज़ाम होता है या कोई मोटी बातें आपको ऐबक के बारे में पता करनी हो, तो ये सब ऐबक के बारे में मोटी बातें हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते थे? लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन से काम कराए? तो 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में, है ना, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, और कुतुब मीनार की नींव। ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक के काम थे। उन्होंने नींव रखवाई है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की, हालांकि पूरा जो है वो इल्तुतमिश करा था। ठीक है, तो ये बात है। वैसा आपने सुना होगा कि ऐबक की डेथ कैसा हुई थी? वो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो गई। ठीक है, तो वो सब कहानियाँ हैं, पेपर कहानियों पर टिका हुआ नहीं होता। मैं आपसे बताता भी हूँ कि बहुत सारी कहानियाँ होती हैं इतिहास में। अगर आप कहानियों को सुनना, आपको सुनने में तो बेहतर कहानी लगेंगी, लेकिन वो कहानियाँ जो हैं वो एग्ज़ाम में नहीं आती हैं। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सटीक जानकारी से सटीक जानकारी आपको पढ़नी पड़ेगी। ऐसी जानकारी आपको लेनी पड़ेगी जहाँ से क्वेश्चन बनते हों, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हों। ठीक, तो नौकरी हासिल करना है तो नौकरी के लिए आपको सटीक जानकारियाँ होनी चाहिए। बाकी अगर नॉलेज के लिए आप पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, आप किताबें लो, उनको खूब पढ़ो, आपको नॉलेज हो जाएगी। तो नॉलेज अलग बात होती है बेटा, और
एग्ज़ाम में सेलेक्ट से लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप नौकरी की प्रिपेयर कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को शॉर्ट में निपटाइए। हाँ, अगर कोई उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ तथ्य होगा तो मैं उसे विद डिटेल आपको कराता हूँ मैं हर बार। ठीक है, चलिए। अब क्या होता है कि जो ऐबक था उसके मरने के बाद उसका जो गुलाम था इल्तुतमिश, वो राजा बनता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कौन राजा बना? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वो राजा बना। हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, हम इसलिए जो भारतीय इतिहास की बहुत सारी जानकारियाँ उन्हें शॉर्ट में लेकर चल रहे हैं। ये जो इल्तुतमिश है ये गुलाम था ऐबक का, और ऐबक गुलाम था मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी ने ऐबक को खरीदा था, कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। इसलिए जो इल्तुतमिश है उसे एक नाम दिया गया है गुलाम का गुलाम। तो इसे क्या उपनाम दिया गया बेटा? इसे उपनाम दिया गया है गुलाम का गुलाम। गुलाम का गुलाम, ये पेपर में खूब आता, किसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है? तो कहा जाता है इल्तुतमिश को। दूसरा, इल्तुतमिश की जो राजधानी है, इल्तुतमिश की जो राजधानी है बेटा वो है दिल्ली। जबकि देखो दिल्ली सल्तनत में ऐबक की राजधानी थी लाहौर। इसने राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली को राजधानी बनाया। किसने? इल्तुतमिश ने। तीसरा सवाल आता है कि देखिए इसने इक्ता प्रणाली को लागू किया। इक्ता प्रणाली को लागू किया। अब ये इक्ता प्रणाली क्या थी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अच्छा सवाल बन जाता है यहाँ से। इक्ता प्रणाली में क्या था कि दिल्ली सल्तनत को छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया, और प्रत्येक राज्य को इक्ता कहते थे, और इक्ता का जो मालिक होता था उसे इक्तेदार कहते थे, है ना। तो इसने क्या करा है, सल्तनत को, इक्ता प्रणाली में क्या होता था, सल्तनत को छोटे छोटे राज्यों में बांटा। सल्तनत को छोटे छोटे राज्यों में बांटा, और जो छोटे छोटे राज्यों में एक राज्य बना, उस राज्य को इक्ता बोला गया। क्या बोला गया? इक्ता। और इक्ते के जो मालिक होता था वो इक्तादार होता था। जैसा मान लीजिए दिल्ली सल्तनत में 5 क्षेत्र हैं, तो दिल्ली सल्तनत को 5 क्षेत्रों में बांट दिया, तो 5 इक्तादार हो गए। तो इल्तुतमिश जो है वो इक्तादारों से सवाल जवाब करेगा। इल्तुतमिश इक्तादारों से ही वहाँ के बारे में पूछेगा, ठीक है, या वहाँ का नियंत्रण इक्तेदारों के माध्यम से वो करेगा। एक सवाल और आता है, इसने 40 गुलाम तुर्क सरदारों का 40 गुलाम तुर्क सरदारों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्कान ए चिहलगानी या चरागान कहते हैं। एक्चुअल में था क्या वास्तव में वहाँ? देखिए, जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई और उसने अपनी भारतीय साम्राज्य जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया, तो ऐबक के मरने के बाद जो है जो तमाम गुलाम थे, उन तमाम गुलामों में सत्ता को लेकर आपस में ये था कि सत्ता मेरे हाथ आ जा, सत्ता मेरे हाथ आ जा, सत्ता मेरे हाथ आ जा। अंततः जो है इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत का राजा बन तो गया, लेकिन अपने ही साथ के जो लोग थे उनके विरोध का उसे सामना करना पड़ता था। इसलिए उन्हें संतुष्ट करने के लिए उसने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया, जिसकी मदद से वो शासन चलाता था, और उन्हें उसने बड़े ओहदों पर बिठाया ताकि वो नाराज ना हो, वो संतुष्ट रहें, ठीक है। और तुर्कान चिहलगानी की राय के आधार पर ही वो क्या करता था, काम करता था, ठीक है। बाद में ये तुर्कान चिहलगानी जो है वो राजा को अपदस्थ करने की क्षमता रखेगी,
ठीक है। हाँ, ये तुर्कान चहलगानी राजा के खिलाफ बगावत करेगी और एक दौर आएगा बलबन का जब वो तुर्कान चहलगानी का अंत कर देगा। ठीक है, तो वो भारतीय इतिहास के सवाल हैं, वो भारत में बताने के हैं। ठीक है, चलिए एक देखेंगे जो नाम है इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने कौन कौन सी मुद्राएं चलाई, तो उनकी उसकी मुद्रा दो हैं। एक तो चांदी का टका, चांदी का टंका, और एक तांबे का जीतल, तांबे का जीतल। तांबे का जीतल और चांदी का टंका किसने चलाया था, तो वो चलाया था इल्तुतमिश ने। एक और सवाल देखिए, इल्तुतमिश के समय में इसके समय में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, ये जो चंगेज खां था मंगोलिया का रहने वाला था और इसका बचपन का नाम था तेमुचिन। क्या नाम था, तेमुचिन। ये पीसीएस में पूछा एक बार सवाल इस टाइप का। तो चंगेज खां इसके समय में, किसके समय में, इल्तुतमिश के समय में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया। चंगेज खां ने भारत पर आक्रमण किया, भारत पर आक्रमण किया। मंगोल का रहने वाला था चंगेज खां। कहाँ मंगोलिया है, उलान बटोर, कहाँ भारत है। वो इतना कट्टर इंसान था कि अपने दुश्मन जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते करते वो सिंधु नदी के किनारे तक आया था। कहाँ मंगोलिया है और कहाँ सिंधु है भारत में। तो कहा जाता कि जलालुद्दीन मंगबरनी ने आकर भारत में छुप गया था। तो ये चंगेज खां जो है वो इल्तुतमिश को धमकी देकर गया था कि तुम्हारे यहाँ छुपा है या तो उसे निकाल दो वरना आक्रमण आपके ऊपर होगा। तो इल्तुतमिश इतना दब गया उस समय कि उसने तैमूर, क्योंकि बर्बर एक राजा था, बर्बर था चंगेज खां, उसका सामना इल्तुतमिश नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि हाथ जोड़ कर कहा कि साहब हमारे यहाँ नहीं है, अगर वो होगा तो ढूंढ के आपको दे देंगे। तो ये कुछ कहानियाँ इतिहास की। नाम याद रखना, इस सवाल पूछा है कि चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था, तो वो तेमुचिन था। चंगेज खां ने जब भारत पर आक्रमण करा था तो दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था, तो वो कौन था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के निर्माण कार्य जरूर आप देख लें। निर्माण कार्य देखो, एक तो उसने कुतुब मीनार को पूरा कराया, कुतुब मीनार को पूरा कराया। दूसरा, हाँ दूसरा देखिए, उसने लाहौर में ऐबक का मकबरा बनवाया। लाहौर में ऐबक का मकबरा बनवाया। किसने बनवाया, किसने बनवाया बेटा, इल्तुतमिश ने। तीसरा ये सवाल थोड़ा याद रख लें, बहुत अच्छा है। देखिए जो बदायूं है, अपना बदायूं का जो सूबेदार था, ये सवाल आया पेपर में। बदायूं का सूबेदार कौन था, इल्तुतमिश। राजा बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था, ये यूपी का सवाल है। तो बदायूं का सूबेदार था। जब वो बदायूं का सूबेदार था तो उसने बदायूं में क्या क्या करा है, बदायूं की जामा मस्जिद। अब ये सवाल जरूर याद रखें कि बदायूं की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, इल्तुतमिश ने। बदायूं में हौज शमसी है ना, बदायूं में हौज शमसी का निर्माण किसने कराया था, तो वो नाम आता बेटा इल्तुतमिश। और एक सवाल और देखेंगे जो बहुत शानदार बनता है। सवाल ये है कि शमसी ईदगाह, बदायूं में शमसी ईदगाह बदायूं में किसने बनवाई थी, तो वो बनवाई थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की डेथ हुई तो इल्तुतमिश का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है, इल्तुतमिश की जब डेथ हो गई तो इल्तुतमिश का मकबरा
इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? तो वो है बेटा दिल्ली में। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हम ढूंढ रहे हैं उन सब बिंदुओं को। ये जो बाकी जानकारियां हैं, ये बाकी जानकारियां भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में तो इल्तुतमिश के बारे में जो भी जानकारी बेहतर मिलती है वो बदायूं से मिलती है। ठीक है, तो हम क्या है कि अगर हम बदायूं सीधा पढ़ेंगे तो फिर इल्तुतमिश की कहानी कैसे जोड़ेंगे, इल्तुतमिश के सवाल कैसे बनाएंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा बैकग्राउंड तो बनाएं कम से कम। तब हम यूपी में देखें कि इल्तुतमिश ने या किसी भी राजा ने क्या क्या करा है। ठीक है, तो उम्मीद है बेटा कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और इसके आगे का भाग कल देखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।